और अब आपको लेकर चलते हैं भारत की तरफ, जहाँ पर एक बड़ा ही अजीबो-गरीब किस्म का वाक़या पेश आया है और ये वाक़या जो है उसका ताल्लुक है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक से। इंस्टाग्राम का एक भारतीय अकाउंट है जिसका नाम है बेबी डॉल अर्ची। और ये जो बेबी डॉल अर्ची है, ये कुछ ज़रा बेहुदा किस्म की वीडियोज़ इसके ऊपर पोस्ट होती हैं। एक खातून का ये अकाउंट है और तकरीबन 14 लाख के करीब इसके फ़ॉलोअर्स हैं। और अब इस अकाउंट के हवाले से ये बात सामने आई है कि ये अकाउंट जो है ये जाली अकाउंट है और इस पर जो खातून जो जिनकी वीडियोज़ पोस्ट की जाती है, ये कोई असली खातून नहीं है, ये एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से तख्लीक की हुई खातून है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस अकाउंट के हवाले से वो ये है कि इस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो ये खातून बनाई गई हैं, इनका जो चेहरा है वो एक हकीकी खातून का चेहरा है और उस खातून का चेहरा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किया गया और उसको खातून को बदनाम करने के लिए ये अकाउंट बनाया गया और उस पर जो है वो नाज़ेबा वीडियोज़ लगाई गई और ये काम किया था उस खातून के साबिक बॉयफ्रेंड ने। अब ये कितना ख़तरनाक मामला है और किस तरह हमारी जो तस्वीर हैं वो लीक हो सकती हैं और इस तरीके से गैर मुनासिब मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, इस हवाले से हम बात करते हैं। फ़हद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के जाने-माने, और उनसे हम इस हवाले से तफ़सील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, थैंक यू आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अब ज़ाहिर है ये अकाउंट जब सामने आया, इसकी न्यूज़ सामने आई तो उस पर भी बात हो रही है कि एआई और जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है वो कितना बड़ा ख़तरा है। उससे पहले भी बात हो रही थी इस पर, लेकिन आपके ख़्याल में हमें, अगर आप हमें समझाना चाहें हमारे नाज़रीन को, तो बताएँ कि इसका जो ख़तरा है वो कितना बड़ा है डीप फेक टेक्नोलॉजी का? देखें, जो ये इंडिया से मामलात शुरू हुए जिसमें एक ऐसी खातून जो सोशल मीडिया पे नहीं थी, उनके नाम का एक फ़ेक अकाउंट बनाया गया और उसको डीप फेक करके उसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल की गई। अब समझने की ज़रूरत ये है कि हर किस्म का वो कंटेंट जो इंटरनेट पे पड़ा है, चाहे वो एक ऑडियो है, चाहे वो एक तस्वीर है या एक वीडियो है, यानी इस शो का क्लिप अगर वीडियो अगर यूट्यूब पे डाला जाएगा और अवैस मंगलवाला और मेरी तस्वीर, हमारी तस्वीरें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो कोई भी उसका स्क्रीनशॉट लेके हमसे कोई भी बात करवा सकता है। ये है एक मामला जिसमें आपकी तस्वीर को एनिमेट किया जा सकता है, उनसे बात करवाई जा सकती है और उनको मूव अराउंड किया जा सकता है। दूसरा जो ख़तरनाक एस्पेक्ट है वो ये कि ऑडियो को भी रेप्लिकेट किया जा सकता है, यानी मेरी आवाज़ का क्लोन बना के वो भी बनाया जा सकता है और उसको भी स्प्रेड किया जा सकता है। अब ये सारे मामलात पूरी दुनिया में इस वक्त एआई पे बात हो रही है, लेकिन इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है। यानी अगर मेरा कंटेंट इंटरनेट पे पड़ा हुआ है और उसको कोई भी इस्तेमाल करना चाहे, बहुत सारे हमने ऐसे केसेस पाकिस्तान में भी देखे जहाँ पे एक सियासी लीडर की ऑडियो को क्लोन करके व्हाट्सएप पे स्प्रेड किया गया। इलेक्शन की कैंपेन्स में जो लोग अगले दिन लड़ रहे थे इलेक्शन, उनके रात को ऑडियो क्लिप्स निकले कि मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ, मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ, और हालांकि वो सारे फेक थे। सो मेजर इशू इस पूरे मामले में रेगुलेशन का है और इस वक्त ओपन एआई जिस कंपनी ने चैट जीपीटी बनाया, सैम ऑल्टमैन उसके सीईओ थे, उन्होंने वहाँ से स्टेप डाउन भी इसलिए किया कि इस वक्त कोई भी इस रेगुलेशन पे बात करने को तैयार नहीं है। और ये ऐसे ही है जैसे आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया कंपनीज़ आईं और बहुत बाद में जाके उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बने। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनी, कोई सोशल मीडिया के रूल्स नहीं बने। सो अभी हम सोशल मीडिया के रूल्स नहीं बना पाए तो एआई के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड जो कंटेंट है उसकी रेगुलेशन और रूल्स पे बहुत बाद में काम होगा। उस वक्त तक ये ख़तरा है और ये ऐसा ख़तरा है जो जिसकी लपेट में हम सब आ सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान में तो इसके हवाले से कोई कवानीन नहीं है, लेकिन अगर हम दुनिया के कवानीन की बात करें तो दुनिया में क्या कवानीन हैं? दुनिया में अभी तक कोई क्लियर वाज़ेह रेगुलेशन नहीं आई। बहुत सारे यूरोपियन यूनियन ने कवानीन वज़ा करने की कोशिश की, इलॉन मस्क भी उस दौड़ में आगे आगे हैं, जिसमें फ़िलहाल अभी तक कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई। लेकिन उन रूल्स के ड्राफ्ट जो मेरी नज़र से गुज़रे उसमें यही है कि जब भी कोई कंटेंट सोशल मीडिया पे किसी की मर्ज़ी के बगैर लिया जाएगा तो उसको कानूनी तौर पे सू करने के, या वो कोई कंपनी उसको इस्तेमाल कर रही है तो वो इंडिविजुअल उनको सू कर सकता है। अब ये जो इंडिया वाला मामला है उसमें भी उस खातून को बहुत बाद में पता चला कि मेरी तस्वीर इंटरनेट पे यूज़ हो रही है, तब तक वो वायरल हो चुकी थी। अब वो उस पूरे प्रोसेस में वो उस बंदे तक जाएंगे, आई थिंक उन्होंने उस पर केस भी किया हुआ है, वो एक इंक्वायरी चल रही है। लेकिन उस मामले तक पहुंचने के लिए जो पीछे का पूरा प्रोसेस था जिसमें उसकी तस्वीरें वंस इट्स ऑन इंटरनेट, फिर देयर इज़ हाई चांस कि इट कैन नेवर बी टेकन डाउन। सो वो एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज तक जाने में वो इतना कंटेंट वायरल हो जाता है कि फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है उसको टेक डाउन करना या फिर उसको मैनेज करना।
तो दुनिया में इस वक्त रेगुलेशन पे बात हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई क्लियर इम्प्लीमेंटेड रेगुलेशन पे अभी तक कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये केस तो सोशल मीडिया पर सामने आया तो सबको पता लग गया इसके बारे में। लेकिन अगर आप हमें थोड़ा-सा ये बता सकें कि इस बात का कितना चांस है कि जो तस्वीर हैं, एक घरेलू खातून की तस्वीर लेकर किसी ने भी एआई के ज़रिए, डीप फेक के ज़रिए उसकी वीडियोज़ बना ली। ये कितना चांसेस हैं इस बात के कि इनकी तस्वीर का इस्तेमाल जो है या किसी की भी तस्वीर का इस्तेमाल उसके अपने सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल के अलावा और दीगर जगहों पर भी इस्तेमाल हो रहा हो, उसका कितना चांस है? सर, सोशल मीडिया पे तस्वीरों का इस्तेमाल फिर भी लाइकली कम है। असल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई जनरेटेड कंटेंट ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और पाकिस्तान में मुतअद्दिद ऐसे केसेस मेरी नज़र से गुजरे हैं जिनमें फिर हमने उन दोस्तों को एफआईए की तरफ रेफ़र किया जहाँ पे ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जाता है, और उनकी, आप अगर पब्लिक प्रोफाइल नहीं भी हैं, आपका प्राइवेट इंस्टाग्राम पेज है या फिर आपकी व्हाट्सएप पे डीपी लगी हुई है या आप फेसबुक पे आपके प्रोफाइल पे, लिंक्डइन पे तस्वीर लगी हुई है, लोग वहाँ से ख़वातीन की तस्वीर लेके, पुराने दोस्त जानने वाले जिनके साथ अब ताल्लुक़ नहीं है, वो तस्वीर लेके उनको ब्लैकमेल करते थे, और वो ऐसी वेबसाइट्स पे डाली जाती थी जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए, और फिर उन वेबसाइट से हटवाना और फिर उस बंदे को ढूंढना, वो काम हम नहीं कर सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस को मैंने एफआईए को रेफ़र किया कुछ दोस्तों के थ्रू। मसला ये है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल क्रिएट करना, उस तस्वीर को इन्फ्लुएंसर की फॉर्म दे देना, वो तो फिर बेरेबल है। असल जो इसका इस्तेमाल हो रहा है वो ऐसी वेबसाइट्स पे हो रहा है जहाँ पे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर दूसरा तरीका ये अपनाया जाता है कि मैंने खुदा न खास्ता किसी की तस्वीर ली, उस तस्वीर को मैंने आल्टर किया और मैंने उसको कुछ ऐसी वेबसाइट पे डाल दिया जो नाजेबा थी। उसके बाद वहाँ से उसके स्क्रीनशॉट्स लेके व्हाट्सएप पे लोगों को भेजना शुरू कर दिया कि यार ये देखो, ये तो हमारी वो जानने वाली नहीं थी, इसने क्या काम शुरू कर दिया। तो असल मामला इस पूरे कंटेंट को मैनेज करने का उन वेबसाइट्स तक का एक्सेस है, और वंस अगेन आई एम सेइंग दिस कि एक दफ़ा तस्वीर इंटरनेट पे आ गई तो फिर वो आ गई, वो फिर उस वक्त उसको हटाना बहुत मुश्किल है। और सिर्फ इसमें ख़वातीन नहीं, इसमें मर्द भी इक्वली ब्लैकमेल भी होते हैं और इक्वली उनको नुकसान भी पहुंचता है। अच्छा, जब तक इस हवाले से कोई कवानीन नहीं है, तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि ये सारा मामला इसी तरह चलता रहे। तो इसके हवाले से क्या कोई मैकेनिज़्म मौजूद है इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए? एक तो सर कवानीन है, कवानीन दुनिया में भी वज़ा होने हैं और पाकिस्तान में भी होने हैं। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया की रेगुलेशन है, और जब पूरी दुनिया में फ़ायरवॉल्स इम्प्लीमेंटेड हैं, जब पाकिस्तान में फ़ायरवॉल पे बात हो रही थी तो उस वक्त बहुत सारी बातें की गई, लेकिन फ़ायरवॉल या इस किस्म के मैकेनिज़म्स एटलीस्ट सोशल मीडिया को मॉनिटर करने में या उसको ट्रैक करने में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। कवानीन अगली स्टेज पे आएंगे। जो पहले दो स्टेप्स हैं वो ये कि एक तो आपकी इंटरनल रेगुलेशन, यानी आपके इदारे जैसे कि एफआईए हो गया, जैसे नेशनल साइबर क्राइम अथॉरिटी अभी एक बनी है, जैसे आपके बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको इतना एम्पावर किया जाए कि अगर मैं, अब मामला ये होता है कि अगर एक कंप्लेंट एफआईए के पास गई, और एफआईए का पहले साइबर सेल होता था, अभी वो नेशनल साइबर क्राइम अथॉरिटी बन गई है, उनके पास इतनी पावर हो कि वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकें, टेक्निकली वो इतने इक्विप्ड हों। दुनिया में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिन पे अभी टेस्टिंग की जा रही है, जो आने वाले वक्त में आपको ये बता, कुछ तो आपको देख के पता चल जाता है कि ये डीप फेक है, यानी ये तस्वीर असल नहीं है, लेकिन बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो एनालिसिस करके आपको बता देते हैं। सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री इस मामले में लैग करती है कि आप लोगों को ये बता सकें कि ये डीप फेक है या नहीं है। फॉर इंस्टेंस उसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि एक दूर दराज इलाके में बैठा हुआ आदमी टिकटॉक पे एक वीडियो देखता है जिसमें एक सियासी लीडर इस मुल्क के बारे में कोई भी बात कर रहा है और वो डीप फेक है। वो उसको डीप फेक नहीं मानता और उसको इतना आइडिया भी नहीं है, वो इतना टेक सेवी या उसकी डिजिटल लिटरेसी इतनी नहीं है कि वो ये फ़ैसला कर सके कि ये असल है या नहीं। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो एक जामे चीज़ है, बट मेरे ख्याल में उससे पहले लोगों को ये बताना, लोगों को इतना टेक फ्रेंडली करना, करिकुलम पे उस पर डिजिटल लिटरेसी पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट आपकी आवाम को, आपकी जनरल पब्लिक को जो सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करी, उनको ये पता हो कि जो कंटेंट वो इंटरनेट पे कंज्यूम कर रहे हैं वो असल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी एथिक्स, मोरल और वैल्यूज़, पाकिस्तानी अवाम अनफॉर्चुनेटली शॉर्टकट्स को ढूंढती है। इस मुल्क में हमेशा से मुझे ये गिला रहेगा कि हम फ़ायदेमंद काम करने की बजाय हम लोगों को नुकसान देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और हम
वो काम ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं जिसमें किसी का नुकसान हो रहा हो। सो ये मेरी वैल्यूज़ हैं। अगर मैं एक इंटरनेट का कंज्यूमर हूँ या मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो ये मेरी वैल्यूज़ हैं कि मैं कोई काम ऐसा ना करूँ जिससे किसी XYZ को नुकसान पहुँचे। कोई आपके साथ ज़्यादती कर गया तो बस उसको माफ़ करें, ये तो नहीं कि सोशल मीडिया पे आप उसके खिलाफ एक महाज खड़ा कर देंगे। तीसरी चीज़, आपके पास रेगुलेशन है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जब पूरी दुनिया में AI के इम्प्लीमेंट होंगे तब वो पाकिस्तान में उसके भी 5 साल बाद होंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सोशल मीडिया के रूल्स हैं। पैमरा आपके टीवी चैनल्स को कंट्रोल कर रहा है, डिजिटल को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा सच अथॉरिटी नहीं है। वो पैमरा को इन्होंने कानून दिया है, कुछ राइट्स दिए हैं, बट इवेंचुअली देयर इज़ नो अथॉरिटी टू कंट्रोल सोशल मीडिया। और वो तमाम लोग जो आपके चैनल के तवस्सुत से इदारों में बैठे हुए हैं और जो ताकतवर लोग हैं जो फ़ैसले लेते हैं इस मुल्क के, आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दें जो सोशल मीडिया को मॉनिटर करे, कंट्रोल करे। इसमें सिर्फ मुल्क का फ़ायदा नहीं है, इसमें पूरी दुनिया में आपका इमेज बेहतर होगा। आपके इंटरनेट पे स्कैम्स हो रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया पे ब्लैकमेलिंग्स हो रही हैं, आपके लोगों को हरास किया जा रहा है, उस सब को रोकने के लिए एक कलेक्टिव हेल्दी इंटरनेट का एनवायरनमेंट बनाने के लिए इस मुल्क में एक सेंट्रल सोशल मीडिया अथॉरिटी की ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह आपने अभी अवामी आगाही की बात की, तो क्या इक़दामात किए जा सकते हैं इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए? ख़ास तौर पर अगर हम सरकारी सतह पर बात करें, हुकूमत की सतह पर बात करें, तो क्या कर सकती है हुकूमत इसकी अवेयरनेस के लिए? देखिए, सरकारी सतह पे तो पहला कदम ये है कि एक सेंट्रल, इतनी मिनिस्ट्रियाँ बन रही हैं, एक AI पे एक मिनिस्ट्री बना दे जिसका काम ये हो कि वो इंटरनेट पे वो तमाम AI जनरेटेड मवाद को स्कैन करे और उसको बताए लोगों को कि इसमें से कौन सा डीप फेक था, कौन सा असल था। या एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो जो पाकिस्तान में लोगों को डिजिटल लिटरेसी, यानी कि ऑनलाइन आपने रहना कैसे है, किस तरह से आप स्कैम से बच सकते हैं, किस तरह आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं और किस तरह आपने अपनी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करना है। सो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनाए जो लोगों को बताए कि आपने इंटरनेट पे रहना किस तरह से है। दूसरी जो, ये तो वो 2 चीज़ें मैंने बताई जो, और फिर एक अथॉरिटी की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये तो वो काम है जो हुकूमत कर सकती है या वो ताकतवर लोग कर सकते हैं जो इस मुल्क को चलाते हैं। दूसरी चीज़, जो हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, एटलीस्ट अपनी सोशल मीडिया, वो तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बात लोग सुनते हैं या जिनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, अपनी सोशल मीडिया स्पेसेस को यूज़ करें लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, या लोगों को ये बताने के लिए, एजुकेट करने के लिए कि आपका इंटरनेट एक ख़तरनाक हद तक लोगों के लिए नुकसानदेह साबित। फ़ायदे बहुत हैं, फ़ायदे मतलब ये ऐसे ही है जैसे एक छुरी से आप किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और आप उससे फ्रूट भी काट सकते हैं। तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मैं ई-कॉमर्स से लोगों को देख रहा हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिन का तकरीबन 5-5 लाख रुपए ई-कॉमर्स से निकाल रहे हैं। सो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, अवेयरनेस है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन नुकसानात भी ज़्यादा हैं। सो आई थिंक एजुकेशन पे बहुत काम होने की ज़रूरत है, और अपनी कैपेसिटी में रह के, अगर मेरे सर्कल में 10 लोग हैं जो मेरे से डेली इंटरेक्ट करते हैं और वो टेक सेवी नहीं है, तो एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ ईयर अगर मैं उनको इतना टेक सेवी बना दूँ, बगैर कोई चार्ज किए, बगैर किसी फ़ायदे के, अपने आसपास के लोगों को एम्पावर करूं, तो अगर दिन में 10 लोग अपने आगे के 10 लोगों को एम्पावर करें, एंड इफ़ दैट चेन कीप्स गोइंग ऑन, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में। और फ़ाद, ख़ास तौर पर आप बीइंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे ये बताइए कि क्या किया जा सकता है, आम आवाम क्या कर सकते हैं इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए? आपके हाथ में जब इंटरनेट है या मोबाइल फ़ोन है, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। मीडिया पे हमेशा से क्रिटिसिज्म किया जाता है कि मीडिया फेक न्यूज़ फैलाता है, मीडिया एजेंडेस क्रिएट करता है। मेरे ख्याल में डिजिटल मीडिया ज़्यादा ये काम करता है। मीडिया इज़ कंट्रोल्ड, मीडिया पे आपका चेक एंड बैलेंस है। कोई भी फेक खबर बिना वेरिफिकेशन के कोई टीवी चैनल एक टिकर भी नहीं चलाता। डिजिटल पे ये है कि आपने एक ख़बर देखी कि रावलपिंडी में या एबटाबाद में एक जगह पे आग लग गई, वो आग की वीडियो है 10 साल पुरानी, लेकिन 2-3 बड़े पेजेस ने डाली एंड इट बिकम्स सर्कुलेटिंग। उसके बाद प्रोसेस ये है कि एवरीबडी विल एबटाबाद के लोग उठा के उसको व्हाट्सएप के ग्रुपों में डालेंगे, एबटाबाद के सोशल मीडिया के मज़ीद पेजेस उसको डालना शुरू कर देंगे। क्यों? माइलेज के लिए, रीच के लिए, व्यूज़ के लिए, लेकिन नोबडी विल डू द एफर्ट कि उसको जाके वेरीफाई करे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पहला स्टेप है आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इंटरनेट पे कोई भी खबर देख रहे हैं, उसको वेरीफाई करें, बजाय इसके कि आप उसको 10 व्हाट्सएप के ग्रुपों में डालें या अपने इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे डाल के उससे माइलेज लेने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ है वैल्यूज़ और एथिक्स। आपकी ज़िम्मेदारी है
कि इंटरनेट पे ऐसा कंटेंट आपको नज़र आता है जो किसी के लिए नुकसानदेह है, जो किसी को ब्लैकमेल कर रहा है या किसी की ज़िंदगी पे उसका बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत सारा कंटेंट हम टिकटॉकर्स का ऐसा देखते हैं जो कहीं से लीक होता है और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको 10 जगह पे भेजा जाता है। सो आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, आप तक आती है, आप उसको रोकें। ये व्यूज़, लाइक्स, फॉलोअर्स यहीं पे रह जाने हैं, एक दिन आपने खुदा को भी जवाब देना है। सो ये दो चीज़ें हैं, एक तो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस कंटेंट को वेरीफाई करें, और दूसरा ये कि आप अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा सा मद्देनज़र रखें और इस माशरे में नुकसान की बजाय एटलीस्ट अच्छाई का किरदार अदा करें।